नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। शहर की सुबह रोज की तरह शुरू हुई थी। दुकानों के शटर उठ रहे थे, चाय उबल रही थी, अखबारों के बंडल साइकिलों पर लदे जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक खबर के। राघव मल्होत्रा मर चुका था। ये नाम शहर के लिए नया नहीं था। ये नाम इमारतों में लिखा था, अस्पतालों के बोर्ड पर चमकता था, कॉलेजों के उद्घाटन भाषणों में गूंजता था। राघव मल्होत्रा, जिसे लोग विकास का चेहरा कहते थे। और अब वही आदमी अपने ही घर के बेडरूम में मृत पाया गया था, अकेला, शांत, बिना किसी चीख के। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा। बस एक लाइन, इतनी छोटी कि पूरी जिंदगी समा जाए। जब पुलिस पहली बार उसके कमरे में दाखिल हुई तो किसी को भी वहां मौत महसूस नहीं हुई। कमरा साफ था, बहुत ज्यादा साफ। बिस्तर खीक से सजा हुआ था, तकिए एक दूसरे के समानांतर, चादर पर एक भी सिलवट नहीं। साइड टेबल पर रखे लैंप, दोनों बिल्कुल एक ही कोण पर। यह किसी ऐसे आदमी का कमरा नहीं था जो रात को अचानक मर गया हो। यह ऐसा कमरा था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे अंतिम दृश्य के लिए तैयार किया हो। लेकिन पुलिस कागजों में भावनाएं नहीं देखती, वो सिर्फ सबूत देखती है। और यहां सबूत नहीं थे। कोई खून नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए फाइल बंद कर दी गई। 3 हफ्ते बाद उसी घर के दरवाजे पर एक और आदमी खड़ा था। उसने वर्दी नहीं पहनी थी, उसके पास कोई सरकारी पहचान नहीं थी। उसका नाम था आदित्य सेन। वो प्राइवेट डिटेक्टिव था, लेकिन उससे पहले वो इंसानों की चुप्पी पढ़ना जानता था। दरवाजा खुला। सामने खड़ी लड़की अनाया मल्होत्रा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जो था वो ज्यादा भारी था, गुस्सा और एक सवाल जो 3 हफ्तों से उसका पीछा कर रहा था। सब कहते हैं मेरे पिता की मौत प्राकृतिक थी, उसने सीधे कहा। आप भी यही मानते हैं? आदित्य ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो घर के भीतर देख रहा था। हर चीज बहुत सही थी। आप मुझे कमरा दिखाइए, उसने धीरे से कहा। बेडरूम में कदम रखते ही आदित्य रुक गया। कुछ गलत था। वो समझ नहीं पाया कि क्या, लेकिन उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। ये कमरा इंसान का नहीं लगता, ये किसी गणना का नतीजा लगता है। उसने अलमारी खोली। कपड़े करीने से टंगे थे, इतने करीने से कि इंसानी हाथों का अंदाजा ही नहीं लगता था। उसने एक शर्ट उठाई, उसे पलटा, और तभी उसकी उंगली रुक गई। कफ के अंदर बहुत हल्के से सिलाया हुआ एक छोटा सा धागा, रंग हल्का भूरा। आदित्य की सांस धीमी हो गई। यह धागा यहां नहीं होना चाहिए था। उसने शर्ट वापस रखी, लेकिन धागा जेब में चला गया। आपके पिता कपड़े कहां धुलवाते थे? उसने बिना अनाया की ओर देखे पूछा। घर पर, अनाया बोली। हमेशा। आदित्य ने सिर हिलाया। यही तो बात थी। उस रात आदित्य सोया नहीं। उसने शहर की पुरानी फाइलें खोलीं, ऐसी मौतें जिन्हें प्राकृतिक कहा गया था। नाम बदले हुए थे, चेहरे अलग थे, लेकिन तस्वीर एक जैसी थी। अमीर लोग, ताकतवर लोग, और ऐसे कमरे जो इंसानों के नहीं लगते थे। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक तरीका था। अगले दिन आदित्य एक छोटे से लॉन्ड्री ऑफिस में खड़ा था। काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने धागा देखा और बोला, सर ये हमारे शहर का नहीं है। तो कहाँ का है? आदित्य ने पूछा। लड़के ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई। एक दूसरे शहर का नाम, एक ऐसा शहर जिसका राघव मल्होत्रा की जिंदगी से कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं था। आदित्य की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। ये चमक खुशी की नहीं थी, ये उस आदमी की थी जिसे पता चल गया हो कि वो सिर्फ एक मौत नहीं देख रहा, बल्कि सच के सौदों की एक लंबी श्रृंखला। उसने स्क्रीन से नजर हटाई। अब कहानी बदल चुकी थी। आदित्य सेन के लिए सफर हमेशा एक जैसी बेचैनी लेकर आता था। बस, ट्रेन या कार, जैसे ही शहर पीछे छूटता उसका दिमाग आगे बढ़ने लगता। उस सुबह भी ऐसा ही था। ट्रेन खिड़की से बाहर भागते खेत, टूटे प्लेटफॉर्म और धुंधले स्टेशन दिखा रही थी, लेकिन आदित्य की नज़र बाहर नहीं थी। उसकी उंगलियों के बीच वही छोटा सा धागा था, हल्का भूरा, साधारण दिखने वाला, लेकिन उसी धागे ने एक प्राकृतिक मौत को झूठ साबित कर दिया था। वो धागा
यहाँ नहीं होना चाहिए था। दूसरा शहर बड़ा नहीं था, ना ही बहुत छोटा। ऐसे शहर अक्सर सबसे ज्यादा राज छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछते। लॉन्ड्री सर्विस का बोर्ड थोड़ा टेढ़ा लटका था। अंदर हल्की नमी और साबुन की मिलीजुली गंध थी। आदित्य काउंटर तक पहुंचा। ये टैग आपने पहचाना था, उसने शांत आवाज में कहा। काउंटर के पीछे खड़े आदमी ने एक बार धागे को देखा, फिर आदित्य को। उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी झलक आई और फिर तुरंत डर। हम ऐसे टैग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो बोला, खास ग्राहकों के लिए। किस तरह के ग्राहक? आदित्य ने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा, जैसे दीवारों के भी कान हो। जिनके कपड़ों से नाम नहीं जुड़ना चाहिए, वो धीरे से बोला। आदित्य बाहर आया। हवा भारी लग रही थी, यह शायद सवाल। उसने आसपास देखा। यही शहर, यही गलियां, और कहीं न कहीं यहीं से वो कमरा सजा गया होगा। शाम तक आदित्य को पहली फाइल मिल गई। एक पुराना केस, 6 साल पहले। मृतक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। कारण नींद में दिल का दौरा। कमरा असामान्य रूप से व्यवस्थित। तस्वीर देखते ही आदित्य समझ गया। तकिए, लैंप, चप्पल, सब कुछ वही। उस रात होटल के कमरे में आदित्य ने दीवार पर कागज चिपकाए। नाम, तारीखें, जगहें। धीरे धीरे एक नक्शा बन रहा था। हर 2 से 3 साल में एक मौत। हर बार अलग शहर, लेकिन लॉन्ड्री टैग हमेशा इसी शहर का। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये व्यवस्था थी। अगली सुबह आदित्य उस आदमी से मिला जो इस शहर में सब कुछ जानता था। नाम शरद। पुराने अखबारों का डीलर, पुरानी खबरों का कब्रिस्तान। तुम मौतों के बारे में पूछ रहे हो, शरद ने कहा, पर यहां लोग मौत नहीं, चुप्पी खरीदते हैं। आदित्य चुप रहा। ये शहर सिर्फ कपड़े साफ नहीं करता, शरद बोला, ये अतीत भी धो देता है। पहली बार आदित्य ने वो शब्द सुना, धीमे से, लगभग फुसफुसाहट में। नीलामी। किसकी? आदित्य ने पूछा। शरद ने खिड़की से बाहर देखा। सच की, उसने कहा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ उतना जितना कोई सह सके। उस पल आदित्य को समझ आ गया, राघव मल्होत्रा की मौत एक शुरुआत थी, और ये शहर सिर्फ धागा नहीं, पूरी रस्सी था। उसने नोटबुक बंद की। अब ये केस उससे बहुत बड़ा हो चुका था। आदित्य सेन ने सुबह की शुरुआत चाय से नहीं की। उसने शुरुआत की उन कागजों से जो रात भर दीवार पर टंगे रहे थे। होटल के कमरे की दीवार अब दीवार नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी। नाम, तारीखें, शहर, और हर नाम के सामने एक ही शब्द, प्राकृतिक मौत। आदित्य कुर्सी पर बैठा रहा देर तक, बिना हिले। जब दिमाग किसी पैटर्न के बहुत करीब पहुंचता है तो शरीर अपने आप रुक जाता है, जैसे डरता हो अगर जरा भी हिले तो सच टूट जाएगा। उसने पहला नाम देखा, 6 साल पहले। दूसरा नाम, 3 साल बाद। तीसरा नाम, फिर ठीक 2.5 साल का अंतर। नियमित नहीं, लेकिन बेतरतीब भी नहीं। ये वही जगह थी जहां इंसानी योजना छुपाई जाती है, अराजकता के पीछे। आदित्य ने एक फाइल उठाई। सरकारी मोहर लगी हुई थी। अंदर वही शब्द, वही भाषा, वही निष्कर्ष। कोई संदेह नहीं। वो मुस्कुराया, हल्की सी। ये सबसे खतरनाक वाक्य होता है। दोपहर में वो पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा, जहां फाइलें नहीं, जिंदगी की आखिरी परिभाषाएं रखी जाती हैं। क्लर्क ने बिना नजर उठाए पूछा, किस साल की? पिछले 12 साल, आदित्य ने कहा। क्लर्क की उंगलियां रुकी, बस एक पल के लिए। फिर उसने दराज खोली। 3 घंटे बाद आदित्य के सामने 4 और फाइलें थीं। 4 और लोग, 4 और मौतें, 4 और कमरे। एक फोटो में बिस्तर के पास रखी चप्पलें, दूसरी फोटो में लैंप की परछाई, तीसरी में खिड़की के पर्दे। सब कुछ जरूरत से ज्यादा सही। आदित्य ने फोटो एक लाइन में रख दी। अब कोई शक नहीं था। यह कोई हत्या नहीं थी जिसे छुपाया गया हो, यह हत्या थी जिसे सजाया गया हो। शाम को उसने अनाया को फोन किया। आपके पिता की मौत से पहले, आदित्य ने पूछा, क्या उन्होंने कभी कहा कि कोई उन्हें देख रहा है? लाइन के उस पार कुछ देर चुप्पी रही। उन्होंने कहा था, अनाया ने धीमे से जवाब दिया, कि कुछ लोग उनसे पुराने हिसाब निपटाना चाहते हैं। किस तरह का हिसाब? सच का। आदित्य ने कॉल काट दी। अब शब्द साफ हो चुके थे। सच, हिसाब, नीलामी।
रात गहराने लगी। आदित्य वापस शरद की दुकान पर गया। पुराने अखबारों की गंध वही थी, लेकिन माहौल भारी था। तुम ज्यादा गहराई में जा रहे हो, शरद ने कहा। यह शहर गवाह नहीं पसंद करता, ये शहर कातिलों को पसंद करता है, आदित्य ने पूछा। शरद ने नजरें झुका लीं। ये शहर खरीदारों को पसंद करता है। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही कमरा दिख रहा था, सजा हुआ, शांत, जैसे कोई कह रहा हो, देखो सब ठीक है, ये मौत नहीं है। और यही सबसे बड़ा झूठ था। सुबह होने से पहले आदित्य ने एक नया पन्ना खोला। उसने ऊपर लिखा, यहां से शुरू नहीं हुआ, और नीचे, यहां खत्म भी नहीं होगा। उसने कलम बंद की। अब वो सिर्फ एक केस नहीं देख रहा था, वो एक बाजार के दरवाजे पर खड़ा था, जहां सच बेचा जाता है। आदित्य सेन ने शहर छोड़ने का फैसला सुबह नहीं किया, उसने फैसला रात में कर लिया था, जब सड़कें शांत हो जाती हैं और दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। वो शहर जो लॉन्ड्री टैग में सिर्फ एक नाम था, अब उससे ज्यादा कुछ बन चुका था। ये शुरुआत नहीं थी, ये एक पड़ाव था। बस स्टेशन पर लोग कम थे, जैसे शहर खुद नहीं चाहता था कि कोई बाहर जाए। आदित्य खिड़की के पास बैठा। बस चली। पीछे छूटती इमारतें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन कह नहीं पा रही हूं। दूसरा शहर पहले से अलग था। यहां हवा में नमी नहीं थी, लेकिन डर था। डर हमेशा नमी के बिना भी रह सकता है। आदित्य ने होटल में बैग रखा और सीधे उस पते पर गया जो उसे रिकॉर्ड फाइल में मिला था। पुराना अपार्टमेंट, सीढ़ियां संकरी थीं, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ। दरवाजा खुला, अंदर एक और कमरा था। कमरा नया नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा साफ था। फर्श चमक रहा था, कुर्सी मेज के बिल्कुल बीच, खिड़की के पर्दे ठीक उसी दूरी पर बंधे थे। आदित्य की सांस थोड़ी रुक गई। ये वही भाषा थी। मकान मालकिन बूढ़ी थी, आंखों में सवाल नहीं थे। यहां कौन रहता था? आदित्य ने पूछा। कोई ज्यादा दिन नहीं, वो बोली। लोग यहां ठहरते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। मरते हैं? आदित्य ने पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं, बस खबर बन जाते हैं। आदित्य ने उस कमरे की तस्वीरें ली, हर कोण से। वो जानता था ये कमरा किसी का घर नहीं था, ये एक स्टेज था। शाम को वो स्थानीय अखबार के दफ्तर पहुंचा, पुराने अंक मांगे। एडिटर ने आदित्य को देखा और समझ गया कि वो कहानी नहीं, सच ढूंढ रहा है। आप पहले नहीं हैं, एडिटर ने कहा, लेकिन लोग यहां सवाल पूछकर लौटे नहीं हैं। मैं लौटने नहीं आया, आदित्य ने जवाब दिया। अखबारों में छोटे कॉलम थे। प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन, नींद में दिल का दौरा। हर खबर छोटी थी, जैसे जानबूझकर छोटी रखी गई हो। उस रात आदित्य देर तक शहर की सड़कों पर चलता रहा। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई देख रहा है, लेकिन दिखता कोई नहीं था। यही सबसे खतरनाक बात थी। होटल लौटते समय उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। पीछे कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उपस्थिति थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। कमरे में लौटकर आदित्य ने दरवाजा बंद किया, बैग खोला, लॉन्ड्री टैग बाहर निकाला। उस पर अब सिर्फ एक चीज साफ थी, ये धागा किसी कपड़े से नहीं आया था, ये किसी कहानी से जुड़ा था, और ये कहानी अब शहर बदल चुकी थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे पता था असली अंधेरा अब उसके पीछे नहीं, आगे था। आदित्य सेन सुबह बहुत जल्दी जाग गया, या शायद वो सोया ही नहीं था। खिड़की के बाहर धूप थी, लेकिन कमरे के अंदर वही पुरानी ठंडक थी। ठंडक जो सिर्फ मौसम से नहीं आती। उसने होटल का कमरा छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर ठीक था, तकिए अपनी जगह पर, कुर्सी मेज के बीच। उसने हल्का सा झटका महसूस किया। क्या वो भी अनजाने में उसी पैटर्न का हिस्सा बन रहा था? उसने तकिया थोड़ा सा खिसका दिया, बस ये याद दिलाने के लिए कि ये जगह उसकी नहीं है। पहला पड़ाव था नगर निगम का पुराना रिकॉर्ड विभाग। कागजों की गंध और पंखों की धीमी आवाज। क्लर्क ने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वो कुछ ऐसा पूछने वाला हो जिसका जवाब देना मना है। मुझे पिछले 10 साल में प्राकृतिक मौत के केस चाहिए,
आदित्य ने कहा। क्लर्क हंसा नहीं, बस चुप हो गया। घंटे भर बाद 3 फाइलें मेज पर थीं। 3 नाम, 3 अलग अलग पेशे, एक डॉक्टर, एक बिल्डर, एक राजनीतिक सलाहकार। सभी ताकतवर, सभी चुप, सभी एक जैसे कमरों में मरे। आदित्य ने तस्वीरें देखीं। डॉक्टर का कमरा, दवाइयां सलीके से रखी हुई। बिल्डर का कमरा, फाइलें लाइन में। सलाहकार का कमरा, कुर्सी ठीक बीच में। ये मौत नहीं थी, ये संदेश था। दोपहर में आदित्य एक पुराने अस्पताल पहुंचा, वही अस्पताल जहां एक डॉक्टर मरा था। रिकॉर्ड रूम में एक नर्स मिली, बाल सफेद, आवाज धीमी। आप उस मौत के बारे में पूछ रहे हैं? उसने कहा, जिसे भूल जाने को कहा गया था। आदित्य ने सिर हिलाया। वो डॉक्टर डर गया था, नर्स बोली। कहता था उसे कुछ बेचने के लिए कहा जा रहा है। क्या? आदित्य ने पूछा। नर्स ने इधर उधर देखा। सच। आदित्य को अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। शाम होते होते आदित्य को पहला असली नाम मिला, एक ऐसा नाम जो फाइलों में नहीं था, बस फुसफुसाहट में। एक आदमी जो खुद कभी नहीं दिखता, जो सिर्फ सौदे करता है। रात में होटल लौटते समय आदित्य ने महसूस किया कि अब उसे देखा जा रहा है। इस बार एहसास नहीं, यकीन था। एक कार 2 मोड़ तक उसके पीछे आई, फिर गायब हो गई। कमरे में लौटकर आदित्य ने लाइट बंद नहीं की। अंधेरा अब जरूरी नहीं था। उसने डायरी खोली, एक नया वाक्य लिखा। जो मरे वे पहले ही हार चुके थे, और उसके नीचे जो जिंदा है वही बोली लगा रहे हैं। आदित्य ने कलम रख दी। अब यह केस हत्या का नहीं था, यह सौदेबाजी का था, और हर सौदे में किसी की जान सिर्फ एक कीमत होती है। रात बहुत देर से टूटी। आदित्य सेन की आंखें खुली तो पहला एहसास डर नहीं था, वो खालीपन था, जैसे कोई कमरे से कुछ ले गया हो बिना छुए। लाइट अब भी जल रही थी, डायरी मेज पर थी, लेकिन कुर्सी थोड़ी सी हटी हुई थी। आदित्य को याद नहीं था कि उसने कुर्सी खिसकाई हो। उसने गहरी सांस ली, धीरे से। यह वही पैटर्न था, कोई बिना दिखे चीजें ठीक कर रहा था या बिगाड़ रहा था। सुबह उसने होटल बदल दिया। बहुत पास मत रहो, ये नियम वो जानता था। नया होटल स्टेशन के पास था, ज्यादा शोर, ज्यादा लोग, और इसलिए थोड़ा सुरक्षित। दोपहर में उसने आखिरी बचे नाम पर काम शुरू किया। वो आदमी जो फाइलों में नहीं था, जिसका जिक्र सिर्फ डर के साथ होता था। आदित्य ने पुराने बैंक रिकॉर्ड देखे, शेल कंपनियां, नकली ट्रस्ट, दान के नाम पर साफ किया गया पैसा। हर रास्ता एक ही जगह आकर रुकता था, एक बंद पड़ी फैक्ट्री, शहर से बाहर। फैक्ट्री के गेट पर जंग लगा ताला था, लेकिन अंदर जिंदगी के निशान थे, नए टायरों के निशान, सिगरेट की ताजा राख। आदित्य रुका नहीं। अंदर एक बड़ा हॉल था, खाली, साफ, बहुत ज्यादा साफ। बीच में एक लंबी मेज, उसके चारों ओर कुर्सियां, सभी बराबर दूरी पर। आदित्य की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये हत्या का स्थान नहीं था, ये बैठक का कमरा था। मेज के कोने पर एक छोटा सा कार्ड रखा था, बिना नाम के, बस एक पंक्ति, संतुलन जरूरी है। आदित्य ने कार्ड उठाया। अब शक नहीं था, यह सब जानबूझकर उसे दिखाया जा रहा था। शाम होते होते उसे पहला फोन आया। नंबर अनजान था। आप बहुत तेज हैं, उधर से आवाज आई, शांत, बिल्कुल भावनाहीन। लेकिन हर तेज आदमी समय से पहले थक जाता है। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। आप जो ढूंढ रहे हैं, आवाज बोली, वो बिक चुका है। कॉल कट गई। आदित्य देर तक फोन को देखता रहा। यह धमकी नहीं थी, यह सूचना थी। उस रात उसने डायरी में लिखा, ये लोग मारते नहीं, ये इंतजार करते हैं, और उसके नीचे, संतुलन उनका हथियार है। खिड़की से बाहर रेलवे लाइन दिख रही थी, ट्रेनें आ जा रही थीं,
लोग सफर कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ सच सिर्फ उन्हीं तक पहुंचते हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं। आदित्य ने बैग बंद किया। अब छुपकर देखने का वक्त खत्म हो चुका था। अगला कदम उसे उसी जगह ले जाने वाला था जहां सौदे होते हैं, जहां सच की कीमत लगती है और जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आदित्य सेन ने पहली बार महसूस किया कि वो देर कर रहा है। अब तक वो पीछे पीछे चल रहा था, सुरागों के, कमरों के, फाइलों के। लेकिन अब खेल बदल चुका था। अब कोई उसे रास्ता दिखा रहा था। शहर में शाम जल्दी उतर आई। सड़कें भरी थीं, लेकिन निगाहें खाली। आदित्य एक कैफे में बैठा था, खिड़की के पास। उसके सामने कॉफी थी, लेकिन उसने छुई नहीं। वो लोगों को देख रहा था। हर चेहरा एक खरीदार हो सकता था या एक माल। कैफे के कोने में एक आदमी बैठा था, मध्यम उम्र, सादा कपड़े। वो कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा था, बहुत देर से। आदित्य समझ गया, जो ज्यादा देर तक कुछ नहीं करता वही सबसे ज्यादा देख रहा होता है। आदित्य उठा और कैश काउंटर पर गया। लौटा तो वो आदमी सामने खड़ा था। आप कॉफी छोड़ रहे हैं? उसने कहा। आवाज साधारण थी। मैं जरूरत से ज्यादा नहीं लेता, आदित्य ने जवाब दिया। आदमी मुस्कुराया। यहां ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा ही लेते हैं। वे बाहर निकले। सड़क की हल्की रोशनी में आदमी का चेहरा साफ दिखा। आपका नाम? आदित्य ने पूछा। नाम नहीं, वो बोला। यहां पहचान काम नहीं आती। वे साथ साथ चलने लगे। आप जो ढूंढ रहे हैं, आदमी ने कहा, वो बिकता है। सब कुछ बिकता है, आदित्य बोला। सवाल है किसे? आदमी रुका। जिसे सच से डर लगता है। आदित्य की चाल धीमी हो गई। और जो नहीं डरता वो मर जाता है। एक गली के मोड़ पर आदमी रुक गया। आपने सही शहर चुन लिया है, उसने कहा, लेकिन गलत वक्त। सौदा कब होता है? आदित्य ने पूछा। आदमी ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। बिना कुछ कहे उसकी जेब में डाल दिया। अगले ही पल वो भीड़ में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आदित्य ने कागज खोला। उस पर एक तारीख थी, एक समय और एक नियम। पूरे सच की बोली नहीं लगती। उस रात आदित्य देर तक जागता रहा। वो समझ चुका था, ये नीलामी सामान्य नहीं थी। यहां चीजें नहीं बिकती थीं, यहां जानकारी को तोड़ा जाता था। आधा सच, आधा डर और पूरा नियंत्रण। उसने अनाया को संदेश भेजा। आपके पिता ने जो जान लिया था वो उन्होंने खरीदा नहीं था। कुछ देर बाद जवाब आया, तो उन्होंने क्या किया था? आदित्य ने फोन बंद किया। इस सवाल का जवाब अब सिर्फ नीलामी में था। खिड़की से बाहर शहर सो रहा था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। वे लोग जो जानते थे कि सच हमेशा मुफ्त नहीं होता। आदित्य ने बैग पास खींच लिया। अगला कदम उस जगह की तरफ था जहां सवाल नहीं पूछे जाते, जहां सिर्फ बोली लगती है। तारीख आने में 2 दिन बाकी थे। आदित्य सेन ने उन 2 दिनों में कुछ भी नया ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जो दिखाया जाना है वही दिखेगा, बाकी सब शोर है। उसने शहर को देखा। दुकानों के बोर्ड, भीड़, ट्रैफिक, सब कुछ सामान्य था। यही सबसे अजीब था। दूसरे दिन शाम को उसके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस 3 शांत थपकियां। आदित्य ने दरवाजा खोला। सामने एक लिफाफा रखा था। कोई इंसान नहीं। लिफाफे के अंदर एक कार्ड था, सफेद, सादा। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, पहुंचने के लिए खुद को साबित करना होता है। नीचे एक पता। आदित्य बिना देर किए उस पते पर गया। यह शहर का पुराना इलाका था। एक बंद स्कूल, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन अंदर रोशनी थी।
हॉल में 5 लोग बैठे थे, अलग अलग उम्र, अलग अलग चेहरे, लेकिन एक जैसी शांति। कोई किसी को देख नहीं रहा था, सब सामने देख रहे थे। एक आदमी उठा। आप यहां हैं, उसने कहा, क्योंकि आपने सही सवाल पूछे। आदित्य चुप रहा। लेकिन सवाल पूछना काफी नहीं, आदमी बोला, यहां आने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मेज पर एक फाइल रखी गई, आदित्य की तरफ बढ़ाई गई। खोलिए। फाइल में एक तस्वीर थी, अनाया मल्होत्रा। आदित्य की सांस रुक गई। ये आपकी जमा राशि है, आदमी बोला। अगर आप बोली लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेगी, और अगर नहीं, आदित्य ने पूछा। आदमी ने कंधे उचका दिए। नीलामी में तटस्थता नहीं होती। आदित्य ने फाइल बंद कर दी। अब ये निजी हो चुका था। यहां बोली कैसे लगती है, उसने पूछा। पैसे से नहीं, आदमी बोला, जानकारी से। आदित्य समझ गया, यहां हर खरीदार कुछ सच लेकर आता है और बदले में कुछ और सच ले जाता है। मीटिंग खत्म हुई बिना शोर के। लोग एक एक कर गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। बाहर निकलते समय आदित्य को एहसास हुआ, ये जगह उससे ज्यादा जानती थी जितना वो खुद। होटल लौटकर आदित्य देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। अब सवाल ये नहीं था कि वो नीलामी में जाएगा या नहीं, सवाल ये था वो क्या गिरवी रखेगा। नीलामी से एक रात पहले आदित्य सेन को पहली बार अपने फैसले का डर लगा। ये डर मौत का नहीं था, ये डर उस पल का था जब आदमी खुद को पहचानना बंद कर देता है। होटल का कमरा शांत था, बहुत शांत। आदित्य ने टीवी चालू किया, फिर बंद कर दिया। शोर अब मदद नहीं कर सकता था। उसने बैग खोला, अंदर वही फाइलें, वही नाम, वही तस्वीरें, और सबसे ऊपर अनाया की तस्वीर। उसने फोन उठाया। कॉल लगाने से पहले एक पल रुका। कुछ बातें कहे बिना भी ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। उसने फोन वापस रख दिया। रात के लगभग 12 बजे दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकाया गया। आदित्य ने उसे उठाया। एक सवाल लिखा था, आप कितना सच छोड़ सकते हैं। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। यह सवाल साधारण नहीं था। यहां पूरा सच कभी मांगा ही नहीं जाता। यहां पूछा जाता है, आप कितना झूठ अपने पास रखना चाहते हैं। उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, राघव मल्होत्रा। एक आदमी जिसने ताकत खरीदी, जमीन खरीदी, चुप्पी खरीदी, लेकिन सच खरीदने की कोशिश नहीं की। शायद यही उसकी गलती थी। सुबह होने से पहले आदित्य ने अपना फैसला कर लिया। उसने एक नई फाइल बनाई। उसमें वो जानकारी थी जो उसने कभी किसी को नहीं दी थी। एक पुराना केस, एक बंद जांच, एक नाम। जॉब जिंदा नहीं था। ये उसका सच था, और इसकी कीमत उसे पता नहीं थी। नीलामी की जगह बिना शोर के भरी हुई थी। लोग कम थे, लेकिन वजनदार। कोई नाम नहीं ले रहा था, कोई आंखों में नहीं देख रहा था। एक आवाज गूंजी, आज की बोली अधूरी होगी। आदित्य ने फाइल मेज पर रख दी। यह उसकी एंट्री थी। एक एक कर लोग अपनी अपनी जानकारी रखते गए। किसी ने पुराना घोटाला, किसी ने एक हत्या, किसी ने एक गुमशुदगी। हर सच अधूरा था, जानबूझकर। फिर आदित्य की बारी आई। उसने फाइल खोली। बोलने से पहले एक पल रुका। यह पल सबसे भारी था। यह केस है, उसने कहा, जो कभी बंद नहीं होना चाहिए था। कमरे में कोई हिला नहीं, सब सुन रहे थे। आदित्य जानता था अब पीछे लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, क्योंकि जो सच वो अभी बोल रहा था वो सिर्फ बोली नहीं था, वो एक चुनौती थी।
कमरे में आदित्य की आवाज़ बहुत देर तक गूंजती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना कोई सवाल, ना कोई टिप्पणी। यहाँ तालियां नहीं बजती थीं, यहाँ चुप्पी ही मंजूरी होती थी। आदित्य ने फाइल बंद की और पीछे हट गया। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वो सौदे का हिस्सा बन चुका था। एक नया लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया गया। इस बार हाथ दिखाई दिया, उंगलियां पतली थीं, बिना किसी पहचान के। आपकी बोली स्वीकार की गई है, आवाज आई, और बदले में एक पता। लिफाफा खोला गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक घर, 2 मंजिला, पीछे एक फैक्ट्री। आदित्य की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। ये वही फैक्ट्री थी, लेकिन ये घर नया था। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। शुरुआत, आवाज ने कहा। नीलामी बिना किसी घोषणा के खत्म हो गई। लोग उठे, एक एक कर गायब हो गए, जैसे किसी ने कमरा खाली कर दिया हो। बाहर की हवा अचानक भारी लगने लगी। आदित्य ने तस्वीर जेब में रखी। अब उसके पास एक जगह थी और एक चेतावनी। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। यही सबसे असामान्य था। उस रात आदित्य होटल नहीं गया, वो सीधे शहर के बाहर निकला। तस्वीर में दिखाया गया घर अब उसके सामने था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई लाइट नहीं, लेकिन अंदर साफ सफाई थी, बहुत ज़्यादा। कमरे में एक मेज़ रखी थी, उस पर एक और फाइल और एक नोट। कुछ सच नीलामी में नहीं बिकते। आदित्य ने फाइल खोली। अंदर राघव मल्होत्रा की पुरानी तस्वीर थी, उससे कहीं छोटी उम्र की, और उसके पीछे एक नाम लिखा था। वो नाम आदित्य पहले देख चुका था, लेकिन कभी जोड़ नहीं पाया था। अब जोड़ बन चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, ये आदमी किसके लिए काम कर रहा था और कब से? आदित्य ने फाइल बंद की। अब ये केस आगे नहीं बढ़ रहा था, ये गहराई में उतर रहा था। घर के अंदर हवा बंद थी, ऐसी हवा जो बरसों से किसी ने बदली नहीं हो। आदित्य सेन धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम नापा हुआ। ये जगह खाली नहीं थी, ये जगह छोड़ी गई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ धुंधली, कुछ फटी हुई। सभी में वही आदमी था, राघव मल्होत्रा। लेकिन ये राघव वो नहीं था जिसे शहर जानता था। ये राघव सीख रहा था, सुन रहा था, झुक रहा था। एक तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 20 साल पुरानी। उसी साल पहली प्राकृतिक मौत दर्ज हुई थी। आदित्य की उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल गईं। यह संयोग नहीं था। मेज पर रखी फाइल अब खुली हुई थी। अंदर कुछ नाम काटे गए थे, कुछ नाम गहरे स्याह से घिरे थे, और एक नाम पूरी तरह अलग, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक निशान, एक छोटा सा संतुलन का चिन्ह। आदित्य बैठ गया। अब थकान शरीर में उतर आई थी। यह केस सिर्फ दिमाग का नहीं था, यह आत्मा का बोझ बन चुका था। उसके दिमाग में शरद की आवाज गूंजी, ये शहर हत्यारे नहीं बनाता, ये खरीदार बनाता है। फोन की स्क्रीन जली। अनाया का नाम। आदित्य ने कॉल उठाया। आप ठीक है? उसने पूछा। नहीं, अनाया ने कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है। क्या? आदित्य ने पूछा। मेरे पिता डर नहीं रहे थे, वो बोली, वे इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। इंतजार, संतुलन, नीलामी, सब एक ही भाषा बोल रहे थे। उसी पल घर के बाहर कार की आवाज आई। आदित्य उठा, खिड़की से झांका। एक आदमी गेट के पास खड़ा था। साया लंबा था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल पहचानी हुई थी। वो आदमी दरवाजे तक आया, बिना दस्तक दिए। आप बहुत आगे आ चुके हैं, वो बोला। आवाज वही थी जो फोन पर थी। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। आदित्य ने दरवाजा खोला। दोनों आमने सामने थे, पहली बार। आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। मैं? वो बोला। मैं सिर्फ हिसाब रखता हूं। उसने एक कागज आदित्य की तरफ बढ़ाया। अगली मौत इसी शहर में होगी, वो बोला, और इस बार कमरा नहीं सजेगा। आदित्य का दिल एक पल के लिए बहुत जोर से धड़का।
क्यों? उसने पूछा। आदमी की आंखें पहली बार ठंडी नहीं रहीं। क्योंकि, वो बोला, अब संतुलन टूट रहा है। वो आदमी मुड़ा और चला गया, अंधेरे में, जैसे कभी यहां था ही नहीं। आदित्य देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। अब उसे समझ आ गया था, ये खेल अब चुपचाप नहीं चलेगा। अब कोई मरेगा और इस बार सच छुपाया नहीं जाएगा। उस आदमी के जाने के बाद घर अचानक बहुत छोटा लगने लगा, जैसे दीवारें आदित्य सेन के करीब आ रही हूं। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, लेकिन उसे पता था ये ताले का खेल नहीं था। मेज पर रखा कागज अब भी वहीं था। आदित्य ने उसे उठाया। एक नाम लिखा था, एक समय और एक जगह। ये कोई धमकी नहीं थी, ये घोषणा थी। उसने तुरंत शहर का नक्शा खोला। वो जगह कोई सुनसान इलाका नहीं थी, ये एक रिहायशी कॉलोनी थी। आम लोग, आम जिंदगी। यही नया नियम था। अब मौत छुपेगी नहीं। आदित्य ने अनाया को फोन किया। आज रात शहर से बाहर मत निकलना, उसने कहा। क्यों? अनाया की आवाज काम गई। क्योंकि खेल अब बदल गया है। आदित्य को अब समझ आने लगा था। पहले मौतें कमरों में होती थीं, बंद, संतुलित, ताकि कोई सवाल न उठे। लेकिन अब उसे रोका जा रहा था, और ये उनकी प्रतिक्रिया थी। शाम होते ही शहर में हलचल बढ़ गई। पुलिस गश्त, एम्बुलेंस की आवाजें। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन सबको लग रहा था कि कुछ होने वाला है। आदित्य तय समय से पहले उस जगह पहुंच गया, एक पार्क के पास। बेंचें खाली थीं, लाइटें जल रही थीं, और बीच में एक आदमी बैठा था, अकेला। आदित्य रुका। वो आदमी राघव मल्होत्रा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा फाइलों में था। एक और प्राकृतिक मौत जो कभी सवाल नहीं बनी। आप जानते हैं आज क्या होने वाला है? आदित्य ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं क्या होना चाहिए, वो बोला। आदित्य की सांस भारी हो गई। आप बोली लगाते रहे, आदित्य ने कहा, और अब आप खुद सौदे में हैं। आदमी मुस्कुराया। हम सब किसी न किसी दिन सौदे में आते हैं। दूर से कदमों की आवाज आई, एक नहीं कई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उस आदमी ने आदित्य को देखा। अगर आज मैं मर गया, वो बोला, तो समझ लेना संतुलन नहीं, डर जरूरी था। अचानक पार्क की लाइटें एक एक कर बंद होने लगीं। अंधेरा उतर आया। आदित्य ने जेब में फोन कसकर पकड़ा। एक चीख हवा को चीरती हुई निकली, और फिर सन्नाटा। लाइटें वापस जलीं। बेंच खाली थी। जमीन पर कुछ नहीं था, ना खून, ना शरीर, बस एक सजा हुआ जूता, बिल्कुल सीधा रखा हुआ। आदित्य की आंखें जूते पर टिक गईं। कमरा नहीं सजा था, लेकिन संदेश वापस आ चुका था। अब ये साफ था, ये लोग नियम तोड़ सकते थे, लेकिन अपनी पहचान नहीं। आदित्य ने फोन निकाला। इस बार कॉल उसने किया। आप जीत नहीं रहे, उसने कहा। उधर से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर वही शांत आवाज। हम कभी जीतते नहीं, वो बोली। हम बस हिसाब बराबर करते हैं। कॉल कट गई। आदित्य ने गहरी सांस ली। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, उन्हें सबके सामने लाना, और इसके लिए उसे सबसे महंगी बोली लगानी होगी। पार्क खाली हो चुका था। पुलिस आ चुकी थी। लाइटें जल रही थी। लेकिन आदित्य सेन को पता था, जो हुआ वो यहां नहीं हुआ था, ये सिर्फ दिखाया गया था। इंस्पेक्टर वर्मा भी वहां था, वही इंस्पेक्टर जिसने कभी राघव मल्होत्रा की फाइल बंद की थी। उसकी आंखों में आज सवाल थे। तुम यहां कैसे? वर्मा ने पूछा। क्योंकि अगली फाइल आप बंद नहीं कर पाएंगे, आदित्य ने कहा। जूते को सबूत के तौर पर प्लास्टिक में डाला गया। कोई खून नहीं, कोई शरीर नहीं, फिर भी एक हत्या। पहली बार बिना कमरे के। आदित्य ने वर्मा को सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना, ये एक पैटर्न है और अब ये बदल रहा है। वर्मा चुप रहा। वो समझ रहा था कि ये केस उसके बस का नहीं। अगले दिन अखबारों में सिर्फ एक छोटी खबर छपी। पार्क में रहस्यमय घटना,
पुलिस जांच जारी। बस कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं। आदित्य जानता था यही उनकी ताकत थी, चुप्पी। उसने अपना फैसला कर लिया। अगर वे सच छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते हैं तो वो सच एक साथ उछालेगा। उसने अनाया से मुलाकात की, कॉफी शॉप में। अगर मैं आपको एक सच दूं, आदित्य ने कहा, जो आपके पिता को मार सकता था, क्या आप उसे सबके सामने लाने देंगी? अनाया ने बिना रुके कहा, हाँ। उस रात आदित्य ने अपनी सबसे बड़ी बोली तैयार की। ये किसी नीलामी के लिए नहीं थी, ये एक विस्फोट के लिए थी। उसने पुराने रिकॉर्ड डिजिटाइज किए, बैंक ट्रांजैक्शन, लॉन्ड्री नेटवर्क, मौतों की टाइमलाइन, और सबसे ऊपर एक नाम, वही आदमी जो खुद को हिसाब रखने वाला कहता था। आदित्य ने प्रेस को मेल किया। कोई आरोप नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ डेटा, साफ, ठंडा, जैसा सच होता है। सुबह होते होते शहर में हलचल मच गई। टीवी चैनल, सोशल मीडिया। पहली बार प्राकृतिक मौत एक सवाल बन गई। लेकिन उसी सुबह आदित्य को एक आखिरी संदेश मिला। आपने नियम तोड़ दिए, लिखा था। अब आप बोली हैं। आदित्य ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, थकान थी, लेकिन उसके नीचे संतोष, क्योंकि अब वो जानता था कि जब शिकारी शिकार बनता है तो खेल खत्म होने लगता है। सुबह की खबरें शोर नहीं थी, वे धीमी थी लेकिन भारी। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स चल रहे थे, नाम उभर रहे थे, पुराने केस, नए सवाल। पहली बार प्राकृतिक मौत एक संदिग्ध शब्द बन चुका था। आदित्य सेन टीवी के सामने नहीं बैठा था, वो खिड़की के पास खड़ा था, क्योंकि अब खतरा स्क्रीन में नहीं था, वो सड़क पर था। फोन लगातार बज रहा था, नंबर अलग अलग, आवाजें अलग अलग, लेकिन बात एक ही, आप बहुत आगे चले गए हैं। इंस्पेक्टर वर्मा का कॉल सबसे आखिर में आया। तुमने आग लगा दी है, वर्मा बोला। नहीं, आदित्य ने कहा, मैंने बस पर्दा हटाया है। दोपहर तक 3 पुराने केस दोबारा खोले जा चुके थे। एक जज, एक उद्योगपति, एक डॉक्टर, सभी के कमरों की तस्वीरें अब सबके सामने थी। संतुलित, बहुत ज्यादा संतुलित, लेकिन सच अब भी अधूरा था, क्योंकि सिस्टम अब भी जिंदा था। शाम को आदित्य को वही आदमी मिला। इस बार कोई रहस्य नहीं था, वो खुली जगह पर खड़ा था, भीड़ के बीच। आपने नियम तोड़ दिए, उसने कहा। नियम इंसानों के लिए होते हैं, बाजार के लिए नहीं। आदमी मुस्कुराया। आपको लगता है आप जीत रहे हैं? नहीं, आदित्य ने कहा, मुझे लगता है आप हार से डर रहे हैं। आदमी की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या होगी? आदित्य ने सिर हिलाया। मैं ही। उसी रात आदित्य गायब हो गया। कोई अपहरण नहीं देखा गया, कोई शोर नहीं, बस वो नहीं था। अगली सुबह एक वीडियो सामने आया। डार्क स्क्रीन, बीच में आदित्य बैठा था, शांत, सीधा। उसके पीछे वही सजा हुआ कमरा, लेकिन इस बार जानबूझकर एक चीज गलत थी, कुर्सी थोड़ी टेढ़ी। आदित्य कैमरे में बोला, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है मैं सही था। वीडियो कट हो गया, पूरा शहर सन्न रह गया। इंस्पेक्टर वर्मा टीवी के सामने खड़ा था। अब ये केस उसके लिए भी व्यक्तिगत हो चुका था। अनाया ने वीडियो दूसरी बार देखा, तीसरी बार, और फिर उसकी नजर कुर्सी पर अटक गई। वही छोटी सी गलती, वो समझ गई। आदित्य अब भी खेल में था और उसने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। कमरे में आदित्य सेन अकेला नहीं था, लेकिन वहां कोई दिख भी नहीं रहा था। वो कुर्सी पर सीधा बैठा था। उसकी पीठ के पीछे वही सजा हुआ कमरा था, लैंप, मेज, पर्दे, सब कुछ वैसा ही जैसा हमेशा होता आया था, सिवाय एक चीज के, कुर्सी। वो जानबूझकर थोड़ी टेढ़ी रखी गई थी। ये गलती नहीं थी, ये संकेत था। इंस्पेक्टर वर्मा ने वीडियो को रोक दिया, फिर पीछे किया, फिर दोबारा देखा। उसकी आंखें कुर्सी पर टिक गईं। वो समझ गया, ये वही आदमी था जो कभी कमरों की परफेक्ट तस्वीरों से परेशान होता था। आदित्य कभी ऐसी गलती नहीं करता जब तक कि वो चाहता ना हो कि कोई देखे। अनाया ने भी यही समझा, और अब उसने वही किया जो आदित्य चाहता था। उसने बोलना शुरू किया। अगले 2 दिनों में वो हर चैनल पर गई। हर इंटरव्यू में उसने एक ही बात कही, मेरे पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी, और जो लोग सच बेचते हैं वे अब छुप नहीं सकते। इसी बीच वर्मा ने वीडियो की लोकेशन ट्रैक कर ली।
वही पुरानी फैक्ट्री, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी। पुलिस जब अंदर पहुंची तो कोई भागा नहीं, कोई गोली नहीं चली, क्योंकि यहां लड़ाई की जरूरत नहीं थी। ये लोग पहली बार देखे जा रहे थे। आदित्य एक छोटे कमरे में मिला, जिंदा, थका हुआ लेकिन शांत। आपको पता था वे आपको छोड़ देंगे? वर्मा ने पूछा। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे पता था वे खुद को छुपा नहीं पाएंगे। उस आदमी को वहीं पकड़ा गया जिसने खुद को हिसाब रखने वाला कहा था। असल में वो सिर्फ एक सिस्टम का चेहरा था। पीछे थे बैंक, बिल्डर, डॉक्टर, जज। वे लोग जो सच नहीं चाहते थे, वे लोग जो सिर्फ चुप्पी खरीदते थे। नीलामी कोई जगह नहीं थी, वो एक प्रणाली थी। हर बार जब कोई ताकतवर आदमी अपने अतीत से डरता, वो आधा सच बेच देता और बदले में संतुलित मौत खरीद लेता। राघव मल्होत्रा ने यही करने से मना कर दिया था। उसने सच बेचना नहीं चाहा और यही उसकी सजा बनी। केस खुले, गिरफ्तारियां हुईं। पहली बार प्राकृतिक मौत एक झूठ साबित हुई। कुछ लोग जेल गए, कुछ ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन सिस्टम टूट गया, क्योंकि सिस्टम अंधेरे में ही जिंदा रहता है। आदित्य ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो चुपचाप शहर छोड़ गया। अनाया ने अपने पिता का नाम फिर से साफ होते देखा, इस बार पूरे सच के साथ। कुछ महीनों बाद आदित्य एक छोटे से कस्बे में चाय पी रहा था। अखबार में एक छोटी सी खबर थी, पुरानी मौतों की जांच में नई गिरफ्तारियां। आदित्य ने अखबार मोड़ा, उसने चाय का घूंट लिया। अब नीलामी नहीं थी, अब सच की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जब सच सबके सामने आ जाए तो उसे बेचा नहीं जा सकता। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए डिटेक्टिव डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।